पता चल गया था कि मेरे परिवार की ज़िंदगी को बदलने की जो पूरी ज़िम्मेदारी है वो मेरी है। और कॉलेज के दिनों में अक्सर मैं काम करते पढ़ाई करता था। जब भी मैं काम को जाता था तो मैं पढ़ाई की किताबें कुछ मेरे साथ लेके जाता था। मुझे पता था कि इतनी बुरी हालत थी हमारी, आपको पता होगा कि एक किसान होने के नाते काफ़ी संघर्ष भरा जीवन था मेरे मम्मी-पापा का। मेरे पिताजी बचपन से बहुत भगवान की पूजा-अर्चाएँ करते थे और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि हम लोग इतने दुखी होने के कारण क्या ब भगवान की पूजा करें हम लोग, क्योंकि मेरे पापा के ऊपर बहुत सारा कर्ज़ा था 4-5 लाख का। बहुत बार मेरे पापा ने ज़िंदगी खत्म करने के बारे में भी सोचा था। लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करते थे, तो ये ताकत वो जुटा नहीं पाए। तो बचपन से ज़िम्मेदारी का बोझ मेरे ऊपर आ गया था, तो मुझे लगता था कि पढ़ाई एकमात्र ऐसा चीज़ है मेरी लाइफ़ में, जिससे मैं मेरी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ। मैं बेतहाशा किताबों को पढ़ता था। लाइब्रेरी में 8-8, 9-9 घंटे 8-8, 9-9 घंटे लगा रहता था। तो वो किताब पढ़ने के बाद मैं आज एक बात आपको बता रहा हूँ, हमारी योजनाओं से बेहतर उस परमपिता परमात्मा की योजना होती है। अगर आज हम इस मीटिंग का हिस्सा है, तो ये उस परमपिता परमात्मा की एक योजना है। और वो योजना के तहत मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब पे लग गया। हालत मेरी इतनी खराब थी उस वक़्त कि एक वक़्त का खाना भी मुझे मिल जाए ना, तो वो क्योंकि मैं उल्लासनगर में कॉलेज में पढ़ रहा था और दोस्तों के साथ में मैं एक कमरा लेके रहता था, तो कमरे का किराया देना, फिर राशन पानी लाना, वो बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि कर्ज़ा इतना होने के कारण पापा बोलते हैं कि, "तू तेरा कुछ करना है तो कर।" तो मैं बहुत सुबह कल्याण में भाजी मार्केट में जाता था, सब्जियाँ लेके आता था, सुबह-सुबह सब्जियाँ बेचता था, फिर कॉलेज जाता था। तो कुछ ऐसा मेरी ज़िंदगी में संघर्ष चल रहा था। काफ़ी हद तक हमने देखा कि सिवाय हमारे, हमारी ज़िंदगी को कोई बदल नहीं सकता है। और ये मेरे लिए एक चैलेंज भरा था। छोटे से कमरे के अंदर बिज़नेस आया मुझे 10 बाय 10 के कमरे के अंदर। और जब बिज़नेस आया तो ये भगवान की योजना थी। लेकिन मैं किताबें बहुत पढ़ चुका था, गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे जॉब लग चुका था और उस वक़्त जो मेरा इनकम आ रहा था, वो जितना मैंने बैंक का लोन निकाला था क्योंकि मम्मी-पापा का मुझे कर्ज़ उतारना था। तो उनको मैंने कर्ज़ मुक्त करवाया, फिर हमने खेतों में कुआँ वगैरह, कुछ ट्यूबवेल वगैरह करवाया, फिर भाई की शादी करवाई। घर में बड़ा होने के कारण सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी। तो मैंने ज़िम्मेदारियों से पीछे हटना नहीं सीखा। मैंने कहा कि मेरे परिवार को अगर मैं नहीं सँभालूँगा तो कौन सँभालेगा? दोस्तों, समय ने करवट बदली और भगवान के माध्यम से उस दिन ट्रेन में लगभग 1200-1500 लोग थे। लेकिन एक भी इंसान से मेरी मुलाकात होती है। मुझे प्राउड फ़ील होता है कि उस इंसान की दोस्ती के कारण मैं उन्हें मना नहीं कर सका। वो फाउंडर प्लैटिनम, गोइंग एमराल्ड, सुनील और मीनाक्षी खैरनार जी हैं। वो मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने मुझे कहा, "रविंद्र जी, एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी है।" मैंने कहा कि बहुत अपॉर्च्युनिटी देखिए नहीं देखनी है, लेकिन भगवान की योजना हमेशा से काम करती है। मैं उन्हें मना नहीं कर सका। कुछ प्रोडक्ट मैं घर लेके आया, तो मेरी वाइफ़ ने कहा, "इतने बढ़िया प्रोडक्ट हमने ज़िंदगी में नहीं देखे।" न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट खाकर मुझे जो थकान लगती थी, वो नहीं लगी। चेरी आयरन खाकर मेरी वाइफ़ का हीमोग्लोबिन काफ़ी अच्छा हो गया और जब हमने घर के कुछ प्रोडक्ट यूज़ किए, तो वाइफ़ ने कहा, "इतना बढ़िया कपड़ा धोने का, इतना बढ़िया बर्तन साफ करने का, तो हम इसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे।" तो हम कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर ही रहे थे, लेकिन मीटिंग को जाने का, बिज़नेस करने का ऐसा कोई हमारा पर्पज़ नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने अगर आपको कुछ बनाने का ठाना ही है, तो वो बना के ही छोड़ेंगे। तो हमने एक दिन मंगलवार का दिन था और हम वहाँ पर मीटिंग को हमें बुलाया गया और अजय भाभी जी होस्टिंग कर रहे थे। वो हमारी पहली ओपन मीटिंग थी ठाणे की और प्लान दिखा रहे थे हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर महेश दुबे सर जी। मैं पीछे बैठा था, मैं रिलेट नहीं कर रहा था किसी बातों से। सर जी बता रहे थे 20 साल का मेरा कॉर्पोरेट का ये है, वो है, मैंने ये किया, वो किया। मैंने कहा, "अरे! ये लोग पैसे देकर तो नहीं बुलाते।" ऐसा कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, इंसान देखता वही है जो देखना चाहता है, सुनता वही है जो सुनना चाहता है और फाइनली करता वही है जो करना चाहता है। हम भी वही कर रहे थे, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन सर जी से मुझे फाइनली मिलवाया गया, मीटिंग खत्म होने के बाद सर जी ने नीचे से ऊपर देखा, उनकी आँखें देख चुकी थी जो उन्हें देखना था। और कहा उन्होंने कि हम बाद में मिलते हैं, ये बंदा कुछ कर सकता है। फिर उसके बाद में मैं वापस मीटिंग में जाने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, मैं नहीं गया। लेकिन एक दिन अचानक मेरे स्पॉन्सर अपलाइन का फ़ोन आता है, "रविंद्र जी, कहाँ पर हो आप?" उस दिन अगर मेरे मुँह से ऐसा शब्द निकल गया होता कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो शायद मेरी ज़िंदगी में आज जो दिन है वो नहीं आता। मैंने कह दिया हाँ, मैं घर पर हूँ, तो मेरे जो गुरु हैं, वो कहीं और जा रहे थे फ़ॉलो-अप लेने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रकाश राठौड़ जी से कहा कि प्रकाश जी एक टीचर आए थे जो दुबले-पतले से लंबे से थे, कहाँ पे हो? तो उस प्रकाश जी ने कहा, "हाँ, चलते हैं वहाँ पर वो कल्याण के पड़ोस में अम्बिवली वहाँ पे रहते हैं।" वो दिन मैं कॉलेज के दिनों में हमेशा कहा करता था कि तराशने वाले ने इस कदर तराशा है कि जहाँ भी जाओ चमकते रहो, पर बदकिस्मती हमारी कि हमें जोहरी कम मिले। मुझे पता नहीं मैं ऐसा क्यों कहा करता था, लेकिन कहा करता था दोस्तों से। जोहरी का मेरे लाइफ़ में आना एक दिन संभव हुआ।
वो दिन मेरे लिए एक हिस्टोरिकल डे है, जहाँ से आपकी पूरी ज़िंदगी घूम जाती है और आप सफलता की तरफ अग्रसर हो जाते हो। और उस दिन हमारे गुरुजी महेश दुबे जी के चरण हमारे घर को स्पर्श किए, वो हमारे दिल को स्पर्श कर गए और उस एक मीटिंग ने हमें भविष्य की तलाश करने में मदद करी और कहा उन्होंने कि रविंद्र जी आप इतिहास लिख सकते हो। फिर धीरे-धीरे हमने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ संगत की। चैलेंज ये था मेरे लिए कि जितना इनकम मेरा आ रहा था, उतना तो मैं बैंक को चुका रहा था। जब मेरे पास पैसे की कमी थी और उसी वक़्त आकर बिज़नेस दस्तक देता है। समस्याएँ और अपॉर्च्युनिटी दोनों एक साथ आते हैं। चैलेंजेस और अपॉर्च्युनिटी हाथ में हाथ मिलाकर आते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके संस्कार, आपके शिक्षा का स्तर और आपका एसोसिएशन डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हो। हमने अपॉर्च्युनिटी के ऊपर फ़ोकस करी, क्योंकि सर जी ने हमें बता दिया था इस ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और हमने अपॉर्च्युनिटी पर फ़ोकस करी और एक सिलसिला शुरू हुआ हमारा और हम बिज़नेस करना हमने ठान लिया। अब चैलेंज ये था मेरा कि मैं रहता था गाँव में, जलगाँव में मेरा पूरा एजुकेशन हुआ, मुंबई में आया, तो मेरी कोई लिस्ट थी नहीं कि मैं किसे प्लान दिखाऊँ। तो मैंने शुरू में एक बंदे को प्लान दिखाया जो मेरे गाँव वाला था, वो कहता है कि मैं सिवाय तेरे किसी को नहीं जानता हूँ। तो मैंने कहा यार तू किसी को तो जानता होगा? हाँ, मैं एक मोबाइल शॉप वाले को जानता हूँ, जहाँ से मैं मोबाइल का रिचार्ज करवाता हूँ, रिचार्ज का ज़माना था। तो हम उसके पास चले गए, प्रकाश राठौड़ जी ने उनसे सवाल पूछा, "क्या आप अंबानी हो? आपके पास समय नहीं है?" तो वो मुस्कुराकर हाँ हो गया, डॉक्यूमेंट्स दे दिए और वहीं से हमारा बिज़नेस शुरू हुआ और धीरे-धीरे वो लेग हमारी काफ़ी अच्छे सभी अपलाइन के माध्यम से सहयोग से काफ़ी अच्छी बनी। मेरे लिए दिक्कत ये थी कि मैं प्लान किसे दिखाऊँ? मेरी लिस्ट में कोई था नहीं। तो हमने ट्रेन में, बस में, ऑटो रिक्शा में सभी से बात करना शुरू किया और हमारी काफ़ी अपलाइन का मुझे काफ़ी सहयोग रहा, अविनाश उषा जाधव जी का, संजय भागवत, नूतन भागवत जी का। तो ये सभी लोग प्रकाश राठौड़ जी का, ये सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे थे उस वक़्त। क्योंकि बिज़नेस समझ में कहाँ आता है हमारे लिए। हमें तो लगता है कि बस लोगों को भर्ती करने का बिज़नेस है, बाद में पता चले तो क्वालीफाई करने का बिज़नेस है। कुछ वक़्त जब बीता हमारा और जिस तरह हमें गुरुजी बताते गए, फिर हमारा काफ़िला शुरू हुआ, जलगाँव जाते जाते रहे हम लोग। फिर छत्तीसगढ़ में हमारी पहली जॉइनिंग आई। अब छत्तीसगढ़ में बिज़नेस बनाने के लिए जाना था, अब कॉलेज करके जाना था, मेरे लिए चैलेंज ये था कि पैसे की कमी होने के कारण छत्तीसगढ़ को कैसे जाना है। लेकिन हमने हमेशा से ये चीज़ को सामने रखा कि सिर्फ़ ये बिज़नेस है जो मेरी सारी समस्याओं का हल कर सकता है। क्योंकि आप जीवन में कुछ भी मनचाहा पा सकते हो। बस आपको जो आपकी टीम के लोग चाह रहे हैं ना, उसके लिए आपको खपा देना है। ये हमारे गुरुजी की लाइन मेरे समझ में आ गई थी। अब गुरुजी ने एक बात मुझे कही, "रविंद्र जी, आपका प्लैटिनमशिप का क्वालिफ़िकेशन स्टार्ट हो सकता है अगर आप छत्तीसगढ़ में जाके फ़ोकस करो।" उस वक़्त मैंने मेरे बेटी के एडमिशन के लिए कुछ 20,000 रुपए जमा करवा के रखे थे। तो मैंने कहा, "सर अगर मैं छत्तीसगढ़ जाऊँगा 5-10 हज़ार तो ऐसे ही खर्च हो जाएँगे। बेटी का एडमिशन नहीं होगा।" तो देखो आपको डिसीज़न लेना है, ज़िंदगी ऐसे ही इम्तिहान लेती है। तो हमने फिर क्या किया, बेटी का एडमिशन थोड़ा-सा आगे-पीछे किया और छत्तीसगढ़ निकल गए। इस दौरान ये मेरे लिए एक संघर्ष भरा माहौल था। छत्तीसगढ़ जाने के बाद मैं कुछ पैसा खर्च करके आया, छत्तीसगढ़ में काम करके आया। तो जब मैं घर आया तो अब मेरी बेटी का एडमिशन का वही शुरू हुआ सिलसिला। तो सब बच्चे स्कूल में जाते थे और मेरी बेटी स्कूल नहीं जाती थी। मेरी वाइफ़ कहती थी कि देखो आप कॉलेज में पढ़ाते हो, इतनी अच्छी इनकम है, बिज़नेस भी कर रहे हो और हम बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो ये कैसा है? मैंने कहा आप टेंशन मत करिए, ये सभी समस्याओं का हल सिर्फ़ बिज़नेस में है और कुछ वक़्त बाद फिर हमारा क्वालिफ़िकेशन स्टार्ट हुआ। अब दूसरा दिक्कत ये था कि मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ नासिक में, मैं रहता था कल्याण में, तकरीबन 150 किलोमीटर का मेरे लिए फासला था। अब ये 150 किलोमीटर आना-जाना मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग काम था। तो मैं चाहता था कि कम से कम पैसों में मेरा नासिक आना-जाना हो जाए। तो फिर मैं हाईवे पे आके खड़ा हो जाता था और हाईवे से जो छोटी-मोटी कुछ भी गाड़ी निकलती थी ना, मैं उस गाड़ी में बैठ जाता था, ₹50 में नासिक पहुँच जाता था। और नासिक को कुछ लीडर हमारे बाइक लेकर होते थे, उनकी बाइक पर मैं प्लान दिखाता था। तो मैं शाम के 5:30 बजे कॉलेज से निकलता था। 5:30 बजे कॉलेज से निकल कर हाईवे पर आकर फिर मैं किसी गाड़ी से बैठकर नासिक आ जाता था। नासिक में आने के बाद में रात 11 बजे, 12 बजे प्लान-व्लान खत्म करके मैं द्वारका से बैठता था किसी जो नासिक नासिक से मुंबई की ओर जो गाड़ियाँ जाती है ना हरी सब्जियाँ लेकर, उस गाड़ियों में बैठ जाता था। ₹100 में मैं नासिक से वहाँ पहुँच जाता था। अब मैं सोचता था कि 150 या ₹200 में मेरा पूरा ट्रैवल हो जाना चाहिए। फिर बीच में कभी अगर ऐसा मौका भी आता था तो मैं ₹10 बचाने के लिए 2-3 किलोमीटर पैदल भी चल देता था। फिर रात में मैं पहुँचता था घर 3 बजे। अब 3 बजे कौन खाना खाएगा? मेरे उस 1-2 साल में न जाने कितने ऐसे दिन गए हमने शाम का खाना नहीं खाया, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमारे अंदर वो जुनून जगा दिया था। आपसे जुनून कुछ भी करवा लेता है। आपको प्यार हो जाना चाहिए जो आपको चाहिए उससे, फिर आपसे वो प्यार कुछ भी करवा लेता है। हम रात 3 बजे वहाँ पे उतर जाते थे और फिर 3 बजे जाकर घर 3:30 बजे कौन खाना खाएगा?
वापस से हम 6 बजे उठकर एनर्जी ड्रिंक पीकर वापस कॉलेज चले जाते थे और कॉलेज वालों को पता भी नहीं होता था कि हम कॉलेज से नासिक गए, नासिक से प्लान दिखाकर घर आए। ये सिलसिला हमारा हमेशा से 2 साल चलता रहा। लेकिन भगवान की योजनाएँ हमारे लिए हमेशा से काम करती है और वहाँ पर हमें सेकंड गुरुजी मिले शशिकांत बोडके जी, जो एमराल्ड गोइंग डायमंड है। वो हमारे लिए एक देवदूत की तरह वहाँ पे आ गए। हमारी टीम को हमेशा अपनी टीम समझकर उन्होंने हमेशा कहा, "रविंद्र जी, हम आपके महेश दुबे जी यहाँ पर हैं। हम हैं आपके साथ में। आप हौसला नहीं हारना है, जो भी हो आप बताना है।" और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नासिक में जैसे बिज़नेस आया, चैलेंज भी आए, क्योंकि जिस शख्सियत को मैंने यहाँ पे साइन अप करवाया था, उनका भुसावल में ड्यूटी था, तो उनकी वाइफ़ कृषि अधिकारी, तो वो भुसावल होने के कारण एक वाइफ़ उनकी मीटिंग को आती थी। फिर उनके लिए हमने दूसरे साइन अप करवाए, दशरथ होटकर जी डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो उनकी ड्यूटी थी यहाँ से भी 100-150 किलोमीटर। फिर हमने तीसरे साइन अप करवाए सतीश यादव, उनकी ड्यूटी भी थी मुंबई में। फिर हमने एक और साइन अप करवाया तो उनकी ड्यूटी यहाँ से गाँव में बिल्कुल 150 किलोमीटर। तो मैं अकेला ओपन मीटिंग को गुरुवार के दिन आता था। मैं अकेला आके बैठता था। मैं सोचा